आपको मिला टेस्ट वापस? आपको दे तो दी है मैंने। आपको मैंने पहले पुरानी दे दी थी ना वापस। इसको आपको मैंने वापस कर दी थी ना। टेस्ट जब दे तो दिए चेक करके। ये तो मैंने दे दिया है। आपने टेस्ट इनको दिया था नीचे, किसको? सनी को दिया था? वो सिस्टर को दिया था, वो ले गया वो साथ। वो अभी आता ना, मैं पूछता हूँ। चेक करेंगे पता चलेगा सही किया है। हाँ हाँ, चेक करूँ फिर के बाद 6 दिन लेट करके। हाँ सही नहीं था। बस ये लास्ट चैप्टर 4 के हमारे कुछ टॉपिक्स वो रह गए, छोटे से पॉइंट्स रह गए थे। कल हमने शुरू किया था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम कॉस्ट देख रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट। अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि आपका इनएफिशिएंट यूज ऑफ labor. That means an economy is producing inside the PPC. क्या हमारा? जी बस वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, अभी मई जून में अब एक केस स्टडी आई थी उसकी, नाइजीरिया की। उसके अंदर उसने ये सिचुएशन ये डाली थी कि नाइजीरिया के अंदर ऑलरेडी 7 to 8% अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जी, शिफ्ट नहीं, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, और उस साल और अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो जी, तो 4 तो मैं जो है ना उसे मार्क्स का क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। ठीक है, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी से आपने एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो उस केस में देखिए क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स अवेलेबल है, लेकिन पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। तो इसका मतलब ये है कि आप इनएफिशिएंट होंगे। देयर इज नो शिफ्ट। जो लोग ऐसे शिफ्टिंग करते हैं, इट्स रॉन्ग, ये गलत है।
90% बच्चे ये करके आए थे, ये गलत है। ये सिर्फ उस केस में होगा जब आपकी लेबर फोर्स कम हो रही होगी, जब लेबर फोर्स कम हो रही होगी। और लेबर फोर्स कम कैसे हो सकती है हसन? कोई एक दो एग्जांपल, लेबर फोर्स कैसे कम हो सकती है? ये कब बनेगा? ना तो कैसे हो सकती है? क्या हुआ? एनवायरमेंटल जल्जला आया, मर गए? तो वो तो नहीं, वो तो ये है ना, दे एमिग्रेटेड, कंट्री छोड़ के चले गए। हाँ नहीं, वेजेस तो ये है ना, वेजेस मुझे पसंद नहीं है, मैं काम नहीं कर रहा, मैं तो हूँ तो सही ना काम करने के लिए। मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, लेकिन मुझे सैलरी 60,000 मिल रही है, तो मैं अनएम्प्लॉयड होकर घर बैठ जाऊंगा। वो तो ये होगी ना, एक बंदे की डेथ तो पूरे जो है ना, उससे क्या होता? नहीं 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 नहीं, पूरे और जल्जला जो है वो खाली लेबर फोर्स को मारेगा बस। या तो आप इसके लिए, या तो एमिग्रेशन हो रही हो, मुल्क छोड़ के जा रहे हो, लेबर फोर्स स्किल लेबर मुल्क छोड़ के जा रही है, या रिटायरमेंट एज जो थी वो 60 ईयर्स से 55 ईयर्स कर दी जाए, ठीक है, या फिर वर्किंग एज जो थी वो 18 की बजाय 21 कर दी जाए। ये लॉजिकल रीजन के साथ आपने फिर ये बनेगा। अगर ये लॉज पास नहीं हो रहे, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर लेबर है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड होगी, अब वो अनएम्प्लॉयड वॉलेंटरी हुई है, जो आप कह रहे हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉलेंटरी हो या इनवॉलेंटरी हो, यानी एक मुझे मुझे वो नहीं पसंद, टाइमिंग नहीं पसंद, मैं घर बैठ गया हूँ, जॉब नहीं कर रहा, हूं तो मैं लेबर फोर्स ना, हूं तो मैं लेबर फोर्स, लेकिन मैं जॉब नहीं कर रहा, या मुझे जियोग्राफिकल लोकेशन दूर कहीं जॉब है, मैं नहीं कर रहा, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी क्या है कि इकोनॉमिक रिसेशन और मुझे निकाल दिया गया है, हूं तो मैं लेबर फोर्स में, हूं तो पाकिस्तान में एज ए लेबर फोर्स, लेकिन मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूं या मुझे निकाल दिया गया, दोनों केसेस में ओनली मूवमेंट, आपने सिर्फ ये कहना है द पॉइंट हैज बीन मूव फ्रॉम ए टू बी इन एफिशिएंसी, इट्स नॉट शिफ्टिंग। समझ आ रही है बात? और अगर जैसे मैंने वो नाइजीरिया वाला केस बनाया है, उसमें वैसे ये वाला एक्सेप्ट कर लिया था उसने, लेकिन उसका बेहतर ये था, जो बच्चों ने उसने मार्किंग स्कीम में बताया था, बेस्ट ये था कि अगर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप इधर हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी है तो इधर आ गए। ओहो, दोनों में है, हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में ये बनेगा ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट का है ही नहीं ना, ये तो है कि लोग ही कम हो गए हैं ना, काम करने वाले छोड़ गए हैं, या छोड़ गए, या लॉ के अकॉर्डिंगली उनको निकाल दिया गया है, वो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। समझ आइए बात? इसमें देखो, 100 मिलियन के लेबर फोर्स थी आपकी, लेबर फोर्स जो थी वो 100 मिलियन थी आपकी। इसमें हम ये कह रहे हैं कि लेबर फोर्स ये 23 में थी, और 24 में लेबर फोर्स रहेगी 80 मिलियन। फिर ये बनेगा 20 मिलियन लोग छोड़ के चले गए मुल्क, फिर ये बनेगा। या 20 मिलियन लोगों को आपने एजुकेशन पे लगा दिए, पढ़ो, जॉब नहीं करनी है, 18 साल पे नहीं, हम 21 साल पे जॉब देंगे आपको, पढ़ो बैठ के। या 60 साल वालों को हमने कहा जी 55 पे रिटायर हो जाओ, 5 साल हम आपको पे करेंगे एज अ ओल्ड एज बेनिफिट, ये पेंशन। फिर ये बना। यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि लेबर फोर्स 100 मिलियन है, और लेबर फोर्स यहां पे भी 100 मिलियन है, लेकिन यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट 0% थी, यानी सब जॉब कर रहे थे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट 20% हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी 20 मिलियन गायब, यानी है तो सही उसी मुल्क में, लेकिन जॉब नहीं मिल रही उनको। फिर ये बनेगा। सही है जी हमजा? सर वैसे यहाँ पे ओल्ड एज वालों को कोई बेनिफिट वगैरह हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती? नहीं नहीं, पेंशन देती है, वो भी सरकारी देती है, सरकारी लोगों को पेंशन देती है, वैसे नहीं देती। तो सर आपको क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या बात है सर? मुझे जो कुछ करना है खुद करना है, यही तो प्रॉब्लम है, इसी टैक्स चोरी करने का दिल करता है। कर लें सर, कर लें। जी, क्योंकि कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, हम अनएम्प्लॉयड हो जाए तो हमें फिर भी कुछ नहीं मिलता। वो ये नहीं देखते कि आपने इतना टैक्स दिया हुआ है। अब मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 20-25 साल हो गए हैं, और मैं टैक्स दे रहा हूँ डेली, हर साल। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो डेली देते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स भी मैं दे रहा हूँ पर ईयर।
पर गवर्नमेंट में अगर अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट विल नॉट पे एनीथिंग टू मी, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक हो गया, समझ आ गई है। दूसरा मैंने कल बताया था, जब आप इनएफिशिएंट हो जाते हैं, इफ यू प्रोड्यूसिंग इनसाइड द पीपीसी, इट मींस आपका रियल जीडीपी फॉल कर जाता है, रियल जीडीपी फॉल्स। और रियल जीडीपी फॉल होने से क्या फॉल करेगा? रियल जीडीपी पर कैपिटा फॉल करेगा। रियल जीडीपी पर कैपिटा एवरेज इनकम को कहते हैं, पर पर्सन इनकम, एक बंदे की इनकम जो है वो फॉल कर जाएगी, पर कैपिटा इनकम, या इट्स एन इनकम पर पर्सन। तो इनकम पर कैपिटा जो है वो फॉल कर जाएगा, और इनकम पर कैपिटा फॉल करने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। इससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड फॉल कर जाएगा। people can afford less goods and services, so they can buy, they can afford less health service, they can afford less education, good education, they could afford less goods and services. तो ये भी एक लिविंग स्टैंडर्ड फॉल का भी एक वो ऑप्शन इसमें जी, बाइंग पावर डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी इनकम कम हो रही है। सही है, ऑनलाइन समझ आ रहा है सर? ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने कल बताए थे, आज मैं दोबारा थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। नंबर 3, जो सबसे एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो डिपेंडेंसी रेशियो राइजेस। डिपेंडेंसी रेशियो राइजेस, ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। फॉर एग्जांपल 200 million people are dependent on 50 million labor force। इसका मतलब है एक बंदे पे 4 लोग हैं, एक बंदे पे 4 लोग डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट बाय लेबर फोर्स, यानी 50 मिलियन की लेबर फोर्स है, 200 मिलियन लोग जो है वो डिपेंडेंट है, या वो 18 साल से नीचे है, या वो 60 से ऊपर है। तो जब आप ये देखें, तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? 200 लोग अगर 25 मिलियन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? 8 लोग एक पे आ जाएंगे। ये बुरा है, ये बुरा है इकॉनमी के लिए। एक बंदे पे 8 डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर उस डिपेंडेंट को गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं होता, उस एक बंदे पे जो जॉब कर रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और उससे पैसे निकाल के इनको दिए जाएंगे। तो डिपेंडेंसी रेशियो राइज हो जाती है। तो जिसको आप लिंक करेंगे कैलकुलेशन, तो वैसे मैंने बताई है, इसको आप लिंक करेंगे, दैट वुड इंक्रीज द टैक्स ऑन, दैट वुड इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन एम्प्लॉयड लेबर। अब अगर एक मुल्क में गुर्बत है, लोग काम नहीं कर रहे, या लोगों के पास जॉब्स नहीं है, मुल्क के हालात खराब हैं, तो मेरा क्या कसूर है? देखो मेरा टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सब जगह यही है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो वेलफेयर स्टेट्स तो हैं, लेकिन वेलफेयर कैसे प्रोवाइड कर रही है? टैक्स, ज्यादा टैक्स, ऑलमोस्ट 30 to 35% टैक्स है वहां पे इनकम्स के ऊपर, पावर बिजनेसेस के ऊपर। तो वहां पे लोग काम नहीं करते। अमेरिका में तो लोग भागते हैं, वो तो कहीं मिडिल ईस्ट में आके जॉब करते हैं, गोरे ज्यादा कोशिश करते हैं टैक्स फ्री स्टेट्स में जाके काम करें। अस्सलाम। मेरा एक दोस्त था कनाडा में, वो जो है ना, वो कनाडा के नेशनैलिटी वहां पे थी उसके पास, वो कनाडा छोड़ के वो इस टाइम थाईलैंड में जॉब कर रहा है। और वो किस वजह से वहां से भागा था कि जिस अपार्टमेंट में वो रहता था वहां पे कनाडा में, उसी के नीचे एक वो थी, एक सोमालियन औरत थी, वो रहती थी, और वो डाइवोर्स थी, उसके 4 बच्चे थे। तो वो ना काम करती थी ना कुछ करती थी, उसको वेलफेयर, बच्चों का वेलफेयर उसको दिया जाता था,
और उन चारों बच्चों का वेलफेयर उसकी सैलरी से ज्यादा थी। वो प्लास्टिक इंजीनियर था, ठीक है। वो प्लास्टिक इंजीनियर था, टैक्स देने के बाद उसके बाद जो पैसे बचते थे, और वो जो सोमाली औरत थी बगैर काम किए, चार बच्चे थे उसके, उसको जो वेलफेयर मिलता था वो ज्यादा था। वो कनाडा छोड़ के चला गया कि मैं क्यों पालू इनको, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेती है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को मैं पालू। ठीक है, तो वहां पे मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में लोग जो है वो जॉब छोड़ के भागते हैं, वो अमेरिका छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वहां पे जितनी डिपेंडेंसी रेशियो, वेलफेयर स्टेट ऑफ वेलफेयर बनी हुई है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो नहीं देता वेलफेयर, नहीं कनाडा अमेरिका के अंदर, कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे हाई टैक्सेस है। और वो हाई टैक्सेशन से आप उन लोगों को वेलफेयर दे रहे हैं जो डाइवोर्स वुमेन हैं, जो काम नहीं करती, मर्द हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जॉब सीकर्स अलाउंस मांगते हैं, फेक जो है ना वो फ्रॉड करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ जी, अस्सलाम। ठीक है, तो वो इस वजह से भाग गया, यानी उसको इतनी जेलसी फील हुई कि मैं, यानी टैक्स मैं दे रहा हूँ और वो ज्यादा कमाती बगैर कुछ किए, उसके पास ज्यादा पैसे, मेरे पास कम पैसे हैं। तो थाईलैंड, क्योंकि वो टैक्स फ्री स्टेट है, वो फूड कंपनी में काम करता था। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट थी उसकी। तो ये देखें, ये दिस इज द प्रॉब्लम। लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई है, टैक्स एवेजन मुश्किल है। हम तो यहाँ टैक्स चोरी कर लेते हैं आराम से, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये देखें, तो ये डिपेंडेंसी रेशो, वहां पे आप एक्सक्यूजेस देते हैं, मैं दूर नहीं जा सकता, अभी जैसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ी है, मैं दूर नहीं जा सकता, उधर जॉब नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ, मेरी मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मेरी फैमिली में बच्चे छोटे हैं, आई कैंट डू द जॉब। ये जो बहाने आप मारते हैं, आप जॉब सीकर अलाउंसेस मांगते हैं। जॉब सीकर अलाउंसेस कहाँ से निकालने हैं गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट अपने पॉकेट से एक रुपया नहीं निकालती, वो किससे लेगी? वो ये कमा रहा है, इससे निकालेगी। ठीक है, तो इसलिए हाई टैक्सेशन इन यूरोपियन कंट्रीज। तो वेलफेयर स्टेट, जहां पे वेलफेयर स्टेट होगी वहां पे ये प्रॉब्लम्स होंगे, हाई टैक्सेशन। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो राइज होगी, तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगा, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर बढ़ जाएंगे। तो देखिए, पहले 50 मिलियन की लेबर फोर्स थी, अब लेबर फोर्स 25 मिलियन पे चली गई है, ये जो जॉब, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये देखें क्या हुआ, इसकी डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के हो सकते हैं? इसलिए बता रहा हूँ ये डिटेल में, कि ये आपके ना, ये 12 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा, तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस पे ना, ज्यादातर 12 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। मेजरमेंट्स और कॉजेज पे 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इस पे 8 मार्कर है। 12 मार्कर कॉन्सिक्वेंसेस पे है। पॉजिटिव नेगेटिव साइड बतानी है आपने। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड। और पॉजिटिव नेगेटिव साइड आपने क्या बतानी है कि आपका जो है क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो भी कर रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बताना है, फिर उसी को इवेलुएट करना होता है। वो उसके ऊपर बात सही कह रही है, उसके ऊपर चली जाती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये पेपर आपके पास, इसका दानिया का पेपर भी आपके पास, वो जो फ्राइडे को टेस्ट दिया था? अच्छा, चलो मुझे मुझे दे दो। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो जो है ये राइज हो जाएगी, ये भी एक इसमें प्रॉब्लम है। जी, जो सॉरी, ये जो कह रही है ना ईमान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखें। अगर ये ऊपर क्या था, 200 था, और नीचे सपोज 50 थे, तो अगर हम नीचे वालों को नीचे कम कर रहे हैं, 50 वालों को 25 मिलियन पे लेके आ रहे हैं, तो ऊपर इसका मतलब है 25 ऊपर चले जाएंगे डिपेंडेंट। 225 यही कह रही थी ना आप? हाँ, तो वो डिपेंडेंसी रेशियो जो है ना ऐसे हो सकती है, डिपेंडेंसी रेशियो और बढ़ेगी। ठीक है, ये काम जो है ना, ये काम छोड़ के, अगर छोड़ के चलेंगे वो अलग बात है, जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, चलें, इसके अलावा देखें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट की सोशल कॉस्ट क्या आ सकती है? सिविल अनरेस्ट, क्राइम रेट बढ़ सकता है, ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए अभी जितने भी आपकी पॉलिटिशियन थे उनके मैनिफेस्टो में देखें, सबका मैनिफेस्टो के अंदर मेन क्या था? जॉब देंगे, ठीक है, जॉब देंगे, इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे। पिछली बार इमरान खान का पिछली गवर्नमेंट में भी उसका जो मैनिफेस्टो था यही था कि हम इतनी करोड़ जॉब देंगे, अभी भी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हर कंट्री में होती है, कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर आप जॉब क्रिएट नहीं करेंगे तो पॉलिटिकली इंस्टेबल हो जाएंगे, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, सिविल अनरेस्ट, खाना जंगी जिसे कहते हैं, खाना जंगी बढ़ जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, इस साइड वाले पॉइंट मैं रब करूंगा। ये जो लोग खाना जंगी हो जाती है, लोग रोडों पे निकल आते हैं, हंगामे करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और सिविल अनरेस्ट होता है। जी, और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, और वो क्या है? जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो इनकम टैक्स फॉल्स, इनकम टैक्स रेवेन्यू फॉल्स, इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू आता है वो फॉल कर जाएगा, बट द एक्सपेंडिचर ऑन जॉब सीकर्स अलाउंसेस विल राइज। जब आपके जो लोग जो है अनएम्प्लॉयड होंगे तो इनकम टैक्स रेवेन्यू फॉल कर जाएगा, और एक्सपेंडिचर ऑन जॉब सीकर अलाउंसेस विल राइज, और राइज कर जाएगा। जेएस से जॉब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? दैट वुड लीड टू बजट डेफिसिट, दैट जो पाकिस्तान के साथ, दैट कैन बी फाइनेंस्ड बाय बैंक लोन्स रिजल्टिंग इन अ राइज इन नेशनल डेट। ये देखिए, ये इसको एनालिसिस कहते हैं, एक पॉइंट को लेके उसे बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए आपने ये बताया, ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग क्या हुई? इनकम टैक्स रेवेन्यू फॉल, एक्सपेंडिचर ऑन जॉब सीकर अलाउंसेस विल राइज। इससे होगा क्या? एनालिसिस का मतलब इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट ये आएगा कि आपका बजट डेफिसिट पे चला जाएगा, और बजट डेफिसिट को आपको फाइनेंस करना पड़ेगा बैंक लोन से, आईएमएफ के लोन से, उस पर नेशनल डेट बढ़ जाता है, हमारा कर्जा ऐसे बढ़ गया है। हम वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। तो देखें, लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, एनालिसिस वाले पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपने नॉलेज दी, ये नॉलेज आई, और उसको ये जो दैट वुड लीड, एग्जामिनर कहता है, वो एग्जामिनर आपके ऐसे में से कैसे ढूंढता है वो एनालिसिस का पॉइंट? दैट वुड लीड, दैट वुड रिजल्ट इन, दैट इज एनालिसिस, दैट वुड रिजल्ट इन दिस। व्हाट इज वैल्यू? द एनालिसिस की अदर साइड क्या है? हाउएवर, हाउएवर, ये अदर साइड, ठीक है। तो दैट वुड लीड टू दिस, हाउएवर, दिस, ये डबल साइड हो जाती है एनालिसिस, ठीक है। तो ये उसको जो भी पॉइंट लेना उसको एक्सप्लेन करना है आपने फर्दर, दैट इज योर एनालिसिस। इतनी मुश्किल चीज नहीं है, गलत नहीं लिखना, बस जो लिखना सही लिखना। लंबे आंसर्स दे आर नॉट, दे डोंट वांट द लॉन्ग आंसर्स, दे वांट करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, और हर पॉइंट का एनालिसिस हो, एक एक विषय दो दो लाइन का एनालिसिस हो, लेकिन होना चाहिए। आपने कौन से 60 में से 60 लेने हैं? आप 35 to 40 ले लें, इससे इनफ, मोर देन इनफ फॉर ए ग्रेड, ठीक है। तो इसलिए गलत नहीं लिखना, बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है। अभी भी कुछ बच्चों ने स्क्रिप्ट चेक करवाए हैं वहां से मंगवा के, कैम्ब्रिज से,
पूरे स्क्रिप्ट पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि आपकी सोच है, यानी पूरी शीट भरी हुई है पेन से, लेकिन एंड रिजल्ट क्या? फेल। फेल। क्वालिटी नहीं है, गलत लिख रहे हैं। हर पूरे पेपर पर उसने क्रॉस, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस, क्वेश्चन मार्क। ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लिखें, सही लिखें, अच्छा लिखें, एनालिसिस करें बस उसका। एवेल्युएशन अगर नहीं भी कर सके या कोई वीक भी की है तो कोई एक दो नंबर कटेगा ना। आपने कौन सी जो बता रहा हूँ 60 में 60 तो नहीं लेने आपने, लेकिन लिखे तो सही ना, गलत तो ना लिखे। पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं, शायद मैंने अभी टेस्ट में भी दिया है। वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्टर्स बताने थे। ठीक है, उसने कहा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, वन फैक्टर फॉर द शिफ्ट इन एडी एंड वन फैक्टर फॉर द शिफ्ट इन एएस। शिफ्टर, और देखिए 0 नंबर आया बच्चे का। क्यों? क्योंकि उसने कहा प्राइस ज्यादा होगी, एडी फॉल करेगी। लॉजिकली ठीक बात कर रही है वो, प्राइसेस ज्यादा होंगी तो एडी फॉल करेगी, लेकिन प्राइस से शिफ्टिंग नहीं होती ना, प्राइस से तो मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होती है। खाली वो प्राइस की जगह लिख देती है कि फॉर एग्जांपल टैक्स बढ़े, इनकम टैक्स रेट बढ़ गया है, तो डिमांड शिफ्ट हो गई है। पूरा आंसर उसमें 8 में से 6 मिल जाने थे। तो जब गलत लिखेंगे तो फिर आप रिस्पेक्ट करेंगे वो सही दे आपको, आप मार्क्स, वो नहीं देगा मार्क्स आप। तो ये पता होना चाहिए कि शिफ्टर्स कौन से हैं और प्राइस क्या है। चैप्टर 2 से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस, उससे मूवमेंट होती है, उससे शिफ्टिंग नहीं होती। तो जब गलत लिखेंगे फिर मार्क्स करते हैं, फिर नहीं मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा लिखेंगे उससे मार्क्स ही खराब होते हैं आप। थोड़ा लिखने पे कोई वो नहीं है, लिखना सही है बस। तो ये देखिए, ये पॉइंट्स हैं, यानी आपका इनकम टैक्स रेवेन्यू फॉल्स बट द एक्सपेंडिचर ऑन जॉब सीकर अलाउंस विल राइज। ठीक है, जी पॉइंट सर। नंबर, जी ठीक है। ये तो फिफ्थ पॉइंट ये था। एक इसमें जो पॉइंट है दैट इज, 6 पॉइंट सर। जी वैसे काफी है इतने पॉइंट में से, देखें। और ये याद रखें, देखें एक और चीज भी, कॉजेज वो पूछेगा ना, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एटलीस्ट 2 रीजन आपने देनी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 4 4 6 6, मैं अब 6 लिख रहा हूँ, 6 नहीं देने आपने, एक भी नहीं देना, ना 6 देने हैं ना 1 देना है, 2 एटलीस्ट हो। 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज, वेल एक्सप्लेन। सेफ साइड 3 3 कर लें, लेकिन सारे नहीं लिख देने, कि सारे जी शायद सर ने कहा तो सारे लिख देने। ठीक है, इसलिए कहना कि ज्यादा, बहुत ज्यादा आप जितनी मार्किंग स्कीम उठाएंगे 23 की, उसमें वो कहता है 1 रीजन के नंबर, फिर सेकंड रीजन, 1 एडवांटेज, सेकंड एडवांटेज, 1 डिसएडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज, यानी एटलीस्ट 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज एटलीस्ट। आगे थोड़ा सा अगर आपने लिखना है तो वो बेशक आप आगे थोड़ा सा लिख लें। ठीक है, तो तीसरा तीसरा बताना है, ठीक है। ये वैसे हम ज्यादा बताते हैं आपको ताकि आप याद ज्यादा करके जाएं, ताकि उसमें से 50% तो याद रहे ना आपको। 6 याद करके जाएंगे तो 3 तो याद आ ही जाएंगे ना। अगर 3 ही पढ़ेंगे तो फिर उसमें से भी एक याद रहेगा। तो एक इसके अंदर हेल्थ इश्यूज का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल दैट माइट increase the health cost
फॉर द स्टेट। जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतनी हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को अगर स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना गवर्नमेंट पे एक जो है ना उसका बढ़ जाएगा बर्डन। तो दीज आर द सर्टेन इश्यूज दैट वुड हैव द कॉन्सिक्वेंसेज। जो कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमेशा बुरी होती है। समटाइम इट्स गुड। अब निकालने पड़ेगा, डबल साइड लाजमी निकालना है हर 8 मार्क्स में भी, और 12 मार्क में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 मार्क में बाज दफा वो डबल साइड बनता नहीं है, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन का क्वेश्चन दे देता है। लेकिन 12 मार्क में आपने डबल साइड देना लाजमी है, बहुत जरूरी है जी, ठीक है। तो जैसे ग्रोथ का मैंने आपको पिछले दिनों करवाया, पिछले हफ्ते, ग्रोथ में हमेशा पॉजिटिव होते हैं कॉस्ट, उसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, लेकिन कॉस्ट भी निकालनी है। और वो हमने पढ़ी थी कि रैपिड ग्रोथ होगी तो उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट दिखाते हैं आप। अनएम्प्लॉयमेंट के भी बेनिफिट, अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बुरी चीज है तो हम कॉस्ट ज्यादा होंगी, बेनिफिट्स कम होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चीज है, उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। इन्फ्लेशन बुरी चीज है, उसके नुकसान ज्यादा होंगे लेकिन उसके बेनिफिट भी होंगे, उसके बेनिफिट भी होंगे, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। अब यहाँ पे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज बैड, तो देखिए 6 डिसएडवांटेजेस निकल आए हैं। बट अब आप सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट क्या हो सकता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स भी होते हैं। जी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, it would help in controlling demand for inflation। ये है नॉलेज, ये आ गया नंबर आपके, मिल गए आपको नॉलेज के, कि दिस वुड हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। एनालिसिस क्या है, एनालिसिस क्या है, अब बताएं कैसे, ठीक है। इट वुड हेल्प इन कंट्रोलिंग डिमांड फॉर इन्फ्लेशन, हाउ? अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगी ईमान? अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस पीपल इनकम। सर गवर्नमेंट के ऊपर वो भी तो मतलब लाइक एक तरह से कम बोझ पड़ेगा क्योंकि वेज नहीं होंगी लोगों की क्योंकि अनएम्प्लॉयड है। नहीं तो गवर्नमेंट पे तो बर्डन ज्यादा आएगा, कम कैसे आएगा? तो अब मैंने बताया जॉब सीकर अलाउंस देने पड़ेंगे, ज्यादा वेलफेयर भी देना पड़ेगा। सर पाकिस्तान जैसा होगा तो उसमें कहाँ देने पड़ेंगे? नहीं है, वो भारत पाकिस्तान के हिसाब से तो नहीं पड़ रहे ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस पीपल इनकम, दैट मीन्स, अब ये एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। दे कंज्यूम लेस, दैट वुड इन टर्न डिक्रीज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दो चीजें एडी की कम हो गई हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। दिस वुड डिक्रीज ओवरऑल एडी, रिजल्टिंग इन लो डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। ये एनालिसिस हो गया, एक्सप्लेनेशन। खाली ये बता देना डिमांड फॉर इन्फ्लेशन कम होगी, इट्स नॉट इनफ, एक नंबर मिलेगा। उसका एनालिसिस करेंगे तो पूरे अगले 2 नंबर मिलेंगे। और वो कैसे कि लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट में, वो कम कंज्यूम करेंगे, जब वो कम कंज्यूम करेंगे तो बिजनेस कम इन्वेस्ट करेगा, तो सी और आई कम होने से एडी फॉल कर जाएगी, और जब एडी फॉल करेगी तो डिमांड फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जी हमजा। सर वो इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो लो होगी।
अजीत जी वो तो आ रहे हैं, दूसरा पॉइंट है ना, सर दूसरा पॉइंट है ना वो। और वो दूसरा पॉइंट क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑल्सो फॉल। विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी। कैसे? हाई वेज डिमांड नहीं करेगी, कॉस्ट कॉस्ट पुश विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जी यही मैं पूछ रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? सर क्योंकि वो वेजेस नहीं देनी पड़ेंगी ना, तो कॉस्ट स्पेम की है वो भी कम हो जाएगी। नहीं नहीं, वेजेस नहीं नहीं देखेंगे। हाँ सही है, वो भी उसमें हो जाएगा। एक्सेस लेबर इज अवेलेबल। एक्सेस लेबर, जब अनएम्प्लॉयड हो गया मार्केट में चले जाएंगे, एक्सेस लेबर इज अवेलेबल, तो उससे क्या होगा? दैट वुड डिक्रीज द, जो ये आदम कह रहे थे, सही बता नहीं सके, दैट वुड डिक्रीज द वेज रेट। जब आपको बहुत सारी लेबर अवेलेबल होगी मार्केट में, ठीक है, लोग अनएम्प्लॉयड जो कुछ चलेंगे तो कम वेज पे काम करने को रेडी हो जाएंगे। वेज हाई डिमांड नहीं करेंगे, नहीं, वेज रेट कम हो जाएगा। अगर हाई डिमांड नहीं करेंगे तो वो तो आप जहां पे इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल रहेगी ना, हम तो ये करें नीचे लेके आनी है, तो वो कैसे होगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिक्रीज, एक्सेस लेबर इज अवेलेबल, दैट वुड डिक्रीज द वेज रेट, रिजल्टिंग इन लो इंडस्ट्रियल कॉस्ट, लो इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है? एनी क्वेश्चन? नो सर। ये दो एडवांटेज है इसके, इसके जो एडवांटेज है वो उसके साथ लिंक है। नहीं नहीं, मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक मिनट आ जाऊँ अभी नहीं। नहीं नहीं, इसका क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना। कौन सा हमें किया था क्या था? हमारा वाला सर 2 मिनट रुक जाएं सर, अजान हो रही। हाँ वो इन्हें नहीं 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 नहीं, वो तो कॉजेज का था ना, कॉजेज का तो मैं ऑलरेडी किया, कॉन्सिक्वेंसेज का 12 मार्कर का, कॉजेज का 8 मार्क्स का आता है, इसका 12 मार्क्स का। वो वाला दिखाना, गवर्नमेंट का एम होता है हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का, उल्टा क्वेश्चन आपकी अब वो आगे पॉलिसीज के साथ करेंगे, अभी नहीं। वो इन्फ्लेशन और उस पर ये आप कर दो ये वाला। जी सर, सारा कर दें। वो चैप्टर 5 के साथ करेंगे, वो जो क्वेश्चन ऑफ करिए, ठीक है? क्वेश्चन लिख लें जी। जी क्वेश्चन। आपको करा देंगे कि हमें सर जाना है नहीं नहीं, अपने घर के आना, मैं बता रहा हूँ। Discuss the view that unemployment is always be harmful for the economies.
जी जी, बस 12 मार्क का ना, 12 मार्क का असेस के साथ आता है या डिस्कस के साथ आता है? अगर ए पार्ट में आपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन नहीं किया तो फिर आप कर लें, जो चीज ए पार्ट में लिखी होती है दोबारा नहीं लिखते, ठीक है? तो एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, एनालाइज द कॉस्ट of unemployment, then analyze the benefits of unemployment. मैक्सिमम इसमें 2 पैराग्राफ बनेंगे, 2 पैराज में होना चाहिए, एक में एडवांटेज एक में डिसएडवांटेज, और दिस विल कवर योर 8 मार्क्स। ये 12 में से 8 मार्क कवर करेगा जी। ये एनालिसिस है जो अभी मैंने किया ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, और कॉजेज बताने की जरूरत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या नुकसान होंगे क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, ये बता देने। तो 2 पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये आ जाएगा, सेकंड पैराग्राफ में ये आ जाएगा, और ये एनालिसिस 8 मार्क्स कवर करेगा। सही पॉइंट्स देने हैं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 2 नंबर 2 मार्क्स होते हैं 8 में, ये जो इस वाले में ना 12 मार्क्स में। इट वुड हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कितने नंबर देगा हमें नहीं पता, 0.5 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, लेकिन 6 मार्क्स में से जो एनालिसिस के 6 मार्क्स है उसको खींचने के लिए पूरा बताना पड़ेगा, कैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो एडवांटेज का लिख देना या डिसएडवांटेज लिख देना इज ओनली 2 मार्क्स, उसको एनालाइज करेंगे तो बाकी 6 कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 मार्क्स तक वो बनेगा पूरा एनालिसिस। और 12 मार्कर में 4 मार्क्स का, रेहान समझ आ रहा है, 4 मार्क्स की होती है वैल्यूएशन, ठीक है, और वो लास्ट पैरा होगा पैरा 3 इवैल्यूएशन, और वो 4 मार्क्स कवर करेगा आपका, इसी के साथ ही होगी कंक्लूजन भी। इवैल्यूएशन वाले पैराग्राफ में कंक्लूजन कर देंगे। बेस्ट वे क्या है, फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट कैन बी इवैल्यूएटेड, इट्स गुड वे टू राइट द आंसर। इवैल्यूएशन एग्जामिनर को अपने ना कंफर्ट जोन में लेके आना है, ये आपको ट्रिक एग्जाम में मार्क्स लेने, उसको कन्विंस करना है, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है। फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट कैन बी इवैल्यूएटेड, तो उसको पता चल जाएगा ये वैल्यूएशन का पैराग्राफ है, सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए वैल्यूएशन का, ठीक है। और वो वैल्यूएशन क्या है, वो वैल्यूएशन क्या है, हमेशा हार्मफुल नहीं होता, क्यों, वो तो ऊपर बता चुकी हो ना, डिपेंड्स ऑन, नहीं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हार्मफुल है या नहीं हार्मफुल जी। तो वो ये है ना कि अगर एक फिक्शनल अनएम्प्लॉयड है, इट इज लीस्ट सीरियस फॉर द कंट्री, इट्स नॉट हार्मफुल, it's not harmful because people are, they are searching for better opportunities and they are voluntarily unemployed, it's least harmful. Cyclical is more harmful because it would further lead to recession. Structural may be harmful to some extent because people are not getting the job according to their skills, so government may need to spend more money on the education and training. ये वो evaluative point है जो यहाँ नहीं बताया आपने, वहां पे आप देखें, depends on the rate of unemployment. If unemployment is very small, maybe 2-3%, it's not bad, it might help in controlling the inflation. Some economists believe 100% employment or 0% unemployment is not good for the country, it would lead to inflation. So if the rate is very low, then it's okay. If rate is high and cyclical unemployment है, it's bad for the country. ये देखिए, ये अब एक फ्री हो गए, जो नॉलेज आपने दी है वो एक बुकिश नॉलेज है, ये एनालिसिस बुकिश नॉलेज होती है, ये आपकी अपनी एक ओपिनियन है, उस ओपिनियन को रीफ्रेस करेंगे आप बताएंगे
ठीक है, ये चीजें बुक्स में नहीं होती, ये आपने थोड़ी सी अपने अंदर डेवलप करनी होती है। ये डिस्कशन से आती है। ठीक है, तो क्या जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट डेंजरस है, नो इट्स नॉट नेसेसरी। डिपेंड करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है। मैं खुद जानबूझ के घर बैठ गया और गवर्नमेंट से कहते जॉब सीकर अलाउंस दो, तो इट्स नॉट सीरियस। मुझे निकाल दिया गया जॉब से, इट्स अ सीरियस। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर सीरियस, लाइक साइक्लिकल। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सीरियस। और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग but there is some small unemployment, so that is not serious. If economy is in recession and then there is unemployment, that is serious. तो ये देखें, ये दो तीन चीजें आपने बतानी है। और उसके बाद और ये भी बता सकते हैं शॉर्ट टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सीरियस, लॉन्ग टर्म इज सीरियस, कि अरसे से लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ये सीरियस है। ये लेस सीरियस है और ये मोर सीरियस है। मेरी बुक में जो नोट्स है ना, उसके अंदर मैंने कर की हुई है एंड में, ये वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने एवेल्यूशन की हुई है अपने नोट्स के अंदर। ठीक है ना? तो वो जो है क्या कहते हैं, आप देखेंगे, दिखाओ मुझे रेहान बुक। जी, मैं हर एक की, मैंने ये इसकी बहुत ज्यादा लिखी है मैंने, मैक्रो की इसीलिए लिखी है। मैक्रो की मुझे पता है एवेल्यूशन मुश्किल होती है। जी, पेज नंबर 63 पे हुई हुई एवेल्यूशन। अगर आप मेरे उसको फॉलो करेंगे, पेज 63 के ऊपर एवेल्यूशन इज ऑन माय नोट्स, पेज 63। और फिर एक मिनट, इसका कंक्लूजन है इनसे। जी जी, बस खत्म हो गया टॉपिक। सही है, समझ आ गया? ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करके चेक कराना है। जी जी, थर्सडे तक करा देना ताकि वीकेंड पे चेक हो जाना। ठीक है, ऑनलाइन।